साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस नाम के एक ब्रिटिशर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुआ और ये सोल्जर एक दिन अपने कंपनी के कारनामों से तंग होकर चुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाता है। अंडर कवर रहने के लिए ये अपना नाम तब तक बदल डालता है और वो करने निकल पड़ता है जो उसका असली पैशन था, ट्रैवल। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचता है, जहां पर उसे अनजान पुराने शहर के खंडर दिखे। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये रूइंस कितने पुराने हैं, किसके हैं, क्योंकि जेम्स लुइस इस बात से बेखबर था कि उसने एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक प्राचीन शहर खोज निकाला था। आइए बताते हैं आज आपको इसी सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जब पहली बार भारत में इस सभ्यता को जानने की कोशिश शुरू हुई, इस वाक्य के करीब 100 साल बाद 1920 में दुनिया को इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में और जानकारी पता चली। तब जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के इन खंडरों का सर्वे किया और पता चला कि ये एक्चुअल में 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। और इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदारो यानी द माउंट ऑफ द डेड। धीरे धीरे और खुदाई की गई तो और ऐसे ही बहुत से खंडर मिले और साथ में हिस्टोरिकल साइट्स मिली। यहाँ पर पता चला कि इन जगहों में दफन हुआ एक ऐसा सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इसे सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। आज साल 2023 में हम इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं जो कि हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाई भी जाती हैं। लेकिन 2 चीजें आज भी एक बहुत बड़ा राज बनी हुई हैं। पहला, हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में लिखते थे, क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से कहां तक थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अभी तक हमें 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। इनमें से 900 इंडिया में मौजूद हैं। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत कम सिविलाइजेशंस थी जो इतनी पुरानी थी। वो भी गिन के 3-4 थी, जैसे कि इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और चाइनीज। इनमें से चाइनीज सबसे रीसेंट थी, तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया इंसानों की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन साल 2006 में IIT और ASI ने स्टडी करी थी और आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। यहाँ ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो पहले करी गई थी वो 700 BC में करी गई थी। उस समय ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर टूल्स पाए गए थे। पोल्ट्री होते हुए देखी गई थी। हड़प्पा काल में शहरीकरण। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हड़प्पा काल में अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 BC के बाद से शुरू हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई और ट्रेड रूट्स बनाए गए। 2600 BC तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में ईंटों के मल्टी स्टोरेड घर बन गए थे और जिन ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनते थे उनकी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होती थी। आपको बता दें कि ये एक ही साइज की ईंट होती थी और साथ ही हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहाँ से ड्रेन बाहर निकल सके, साथ ही सड़कों पर ढंग की नालियां होती थी, पैदल चलने वाले साइड में पेड़ लगाए जाते थे, पब्लिक कुएं होते थे जहां से हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन्स बनाए जाते थे जहां पर लोग कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर शायद आज के किसी भी इंडियन शहर से बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में और गहराई से नहीं समझ सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते। अब तक क्यों नहीं पढ़ पाए हैं हड़प्पा की शिलालेखों को। देखिए, स्टोन लैब्स, टैबलेट्स, कॉपर प्लेट्स जैसे 4000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जिन पे इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदारो में तो कोई हिस्टोरिकल साइट पर। इस पर लिखी गई इंस्क्रिप्शंस को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इनकी भाषा समझने के लिए, लेकिन अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। अब क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं इस इंडस स्क्रिप्ट को समझने के लिए और इतने सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो कुछ चीजें तो जरूर है जो हम श्योर शॉर्ट कह सकते हैं। पहला, जब ये लोग अपनी भाषा को लिखते थे तो ये लेफ्ट टू राइट लिखने की जगह राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम जैसे हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन अरेबिक जैसी भाषाएं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। ये इंडस स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। दूसरा,
दूसरा ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ ये राइटिंग पाई गई है, हमेशा ऊपर कुछ इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखा जाता था और लिखने के नीचे कोई एक बड़ा सिंबल बनाया जाता था, और वो भी किसी जानवर का। ये जानवर राइनोस हो सकता था, हाथी हो सकता था, टाइगर हो सकता था, बुल हो सकता था, लेकिन सबसे कॉमनली दिखने वाला जानवर जो इन स्टोन्स स्लैब पर पाया गया वो एक्चुअल में एक यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर था, जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रीजन हो सकता है कि इन्होंने लिखा कुछ और उसके नीचे हमेशा एक बड़ा सा जानवर बनाया। तीसरी चीज, हिस्टोरियंस ने क्या किया कि जितने भी साइंस और सिंबल्स इन्हें इंडस स्क्रिप्ट में दिखे उन सबको कलेक्ट कर लिया, और टोटल में देखा गया कि इनके स्क्रिप्ट में 400 साइंस है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन इनकी इंडस स्क्रिप्ट में 400 से ज्यादा साइंस है। कुछ सिंबल्स ये स्टिक फिगर्स जैसे लगते हैं, कुछ मछलियां दिखती हैं, कभी टर्टल्स, कभी क्रैब्स, कभी इंसेक्ट्स, कभी चिड़िया। लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, तो इस स्क्रिप्ट में हिस्टोरियन का कहना है कि यह इंडस स्क्रिप्ट एक्चुअल में एक लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट थी। लोगोसिलेबिक का मतलब है कि यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल किया गया है और एक साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए। अब बात यह है दोस्तों कि इजिप्ट भाषा हम इसलिए समझ पाए क्योंकि आज से करीब 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी और उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला, एक ऐसा पत्थर जिस पर इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स में कुछ लिखा हुआ था और ग्रीक हम ऑलरेडी बोलना जानते थे। तो एक तरीके से पत्थर गूगल ट्रांसलेट की तरह हो गया, एक बड़ा प्राचीन गूगल ट्रांसलेट, एक भाषा जो हम जानते थे और एक भाषा जो हम नहीं जानते थे वो इसके जरिए सीख पाए। इस पत्थर को वैसे रोजेट स्टोन कहकर पुकारा जाता है और बाद में जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई और पत्थर मिले, स्क्रिप्ट्स मिली जहां पर दो भाषाएं एक जगह पर लिख रखी हैं। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इंडस स्क्रिप्ट के लिए ऐसा कोई भी पत्थर या रोसेटा स्टोन नहीं मिला है, तो हमारे पास कोई बेस ही नहीं है किसी और भाषा से कंपेयर करने के लिए जिससे कि हम सीख पाए। खुद से इमेजिन करना कि इन शब्दों का, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स हैं इस इंडस भाषा में। लेकिन एक खास डिस्कवरी अब ये हुई दोस्तों कि मेसोपोटामिया में भी इंडस की स्क्रिप्ट पाई गई, वो भी कुछ पत्थरों पर लिखी हुई। मेसोपोटामिया की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो आज के दिन के इराक और ईरान के एरियाज में हैं। हम ये जानते हैं कि वहाँ पर कोई और भाषा बोली जाती थी, लेकिन वहाँ पर भी अगर हमें पत्थरों पर इंडस की स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो कि इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच में ट्रेडिंग चलती थी, लोग इधर उधर आते जाते रहते थे। दूसरी चीज ये कि हम जानते हैं कि इन दोनों जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखी हुई पाई गई। लेकिन तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इंडस स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में पाई गई, जो पैटर्न इंडस स्क्रिप्ट में देखा गया था कि ये जार वाला सिंबल एंड में आता है हमेशा, लेकिन एक के बाद एक मेसोपोटामिया में जो मिला वहां पर देखा कि ये जार वाला सिंबल 2 बार लगा रखा है, लेकिन किसी भी इंडस वैली की साइट पे इस सिंबल को 2 बार नहीं इस्तेमाल किया गया। इसकी क्या मिस्ट्री है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? आइए आपको बताते हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि इसके पीछे रीजन है कि एक्चुअली में मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग अपनी भाषा को लिखने के लिए इंडस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते रहे थे। लैंग्वेज से हटकर अगर इंडस वैली के शहरों की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। जितने भी शहर पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन सब में सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर शहर के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है लोअर माउंट जो बनाया गया है जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, और दूसरा है एक एरिया के अंदर बना हुआ एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बना है जिसे हायर माउंट कहते हैं। पर यह किला यूजुअली हर शहर के वेस्ट साइड पर होता था और इसकी अपनी दीवारें थी और नीचे वाले एरिया में अपनी दीवारें थी। इस किले में शहर की सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस होती थी, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया, या फिर किसी से मिलना हो तो उसके लिए यहाँ पर दीवारों की 2 लेयर थी। दीवारें लगाने के पीछे पर्पस था वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखना और इसके अलावा फ्लड्स होने से बचाना, ताकि जब नदी का पानी ज्यादा हो जाए तो शहर में फ्लड्स ना आ जाएं, क्योंकि उस समय इंसानों से कोई इतना बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इतने इंसान ही नहीं थे दुनिया में। तो माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन का कोई नेचुरल एनिमी नहीं था, तो चांसेस यही हैं कि कहीं और से कभी कोई इन्वेजन नहीं हुआ। इस शहर के स्ट्रक्चर को मोहनजोदारो फिल्म में काफी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश भी करी गई है। वैसे मोहनजोदारो शहर में जो सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन पाई गई है वो है द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता था, मल्टी स्टोरेड बाथ था और ये 900 स्क्वायर फीट की चौड़ाई के साथ 2.4 मीटर डीप था। इसे जली हुई ईंटों से बनाया गया था और वाटरप्रूफ किया गया था। साथ ही साथ इसमें एक ड्रेनेज होल भी पाया गया और साथ में एक कुआं भी पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि हमेशा इस स्विमिंग पूल में फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया जाता था। और क्योंकि बाकी शहरों में देखा गया कि साफ सफाई कितनी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम कितने अच्छे होते थे, इसलिए माना जाता है कि मोहनजोदारो शायद से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल शहर था। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मेसोपोटामिया
और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक यहाँ कोई भी बड़ा मंदिर, मस्जिद या कोई भी रिलीजियस साइट नहीं पाई गई है। ना ही कोई बड़ा महल मिला या कोई रॉयल टॉम मिला। इसका मतलब है कि अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि सिविलाइजेशन में कोई मोनार्क हुआ करता था, कोई प्रीस्ट हुआ करता था, पंडित, पुजारी, कोई आर्मी, कोई वॉरफेयर। ऐसी कोई भी चीज का एविडेंस नहीं है और ये हिस्टोरियंस के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि बाकी ब्रोंज एजेस सिविलाइजेशन में रिलीजन बहुत ही कॉमन चीज थी। ऐसा लगता है मानो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग बड़े एडवांस थे, खुशी से पीसफुली रहते थे बिना किसी बड़ी सोशल हायरार्की के। लेकिन ये चीज एक्चुअल में चर्चा का विषय है। अब यहाँ हिस्टोरियंस एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब खत्म हुई? चलिए अब हम आते हैं एक और सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में खत्म कैसे हुई? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 बीसी और 1300 बीसी के बीच में अचानक से इस सिविलाइजेशन में रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला। इस समय के बाद से शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई। सड़कों पर सीवर्स और ड्रेनेज को मेंटेन नहीं किया जा रहा। वो जो ग्रेट बाथ था उसमें कूड़ा भरने लग चुका था। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट चुके थे और 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था। लोग ना तो सेम राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, ना ही स्टैंडर्ड वेट्स और बिल्डिंग रेशियोज का। कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ था। कुछ थ्योरीज बताती हैं, जैसे कि एक थ्योरी है कि जिस नदी के आधार पर यह सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो सूखने लगी। कहा जाता है कि ये नदी सरस्वती नदी हो सकती है। इस थ्योरी के अनुसार कई रीजंस हो सकते हैं कि नदी क्यों सूखी। एक बार बताया जाता है कि एक टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट आया, या फिर टाइम के साथ साथ वैसे ही नदी ने अपना कोर्स बदल लिया होगा। अगर ये थ्योरी सच है तो अज्यूम किया जाता है कि इंडस वैली के लोग ईस्ट की तरफ चले गए और गंगा नदी के पास आकर बस गए। दूसरी थ्योरी है डिफॉरेस्टेशन की। यहाँ रहने वाले लोगों ने इतना पेड़ों को काटा, इतने जंगलों को खत्म कर दिया अपनी ईंटें बनाने के लिए और अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए घास खत्म कर दी। यहाँ से ग्रीनरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये एरिया अनहैबिटेबल बन गया। तीसरी थ्योरी कहती है कि कोई भयानक बीमारी आई होगी जिसने पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वाइप आउट करके रख दिया, जैसे कि मलेरिया या कोलेरा। और ऐसी चीज होना एक्चुअल में काफी आम बात है। महामारी के कारण तो हजारों सालों के बीच में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाती थी। उसकी वजह से ऐसी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी 70 से 80% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया। अब इनमें से कारण कोई भी हो, लेकिन आज के दिन एक चीज तो हम जरूर जानते हैं कि 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गई। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों के लिए रही थी। लिटरली सोच कर देखिए, कम से कम 5000 साल तक ये सिविलाइजेशन टिकी रही थी। इतने लंबे समय तक तो हमारी आज की सिविलाइजेशन भी टिकी नहीं है। 5000 साल टिके रहने के बाद इसका दी एंड हो गया और इन अनोखे लोगों को हमने हमेशा के लिए खो दिया। टाइम के साथ साथ ये सेटलमेंट्स जमीन में दफन हो गए और इनके ऊपर नए शहर बने, नई सिविलाइजेशंस निकल कर आई। और ऐसे ही हजारों साल बाद जाकर जेम्स लुइस ने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की दोबारा से खोज करी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।